हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भुगतान की विधि, या फिर आप कह सकते हैं भुगतान की शर्त व भुगतान के ढंग। किसके अंतर्गत? इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइस कोटेशन, उसके अंतर्गत पेमेंट कैसे होता है या टर्म एंड कंडीशन क्या है पेमेंट की जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो देशी विपणन में क्रेता एवं विक्रेता एक ही देश के निवासी होते हैं, इसलिए क्या है भुगतान से संबंधी जो भी विशेष कठिनाई पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि आप सेम देश के हो तो आप पेमेंट किसी भी मोड में करो, उतना इशू नहीं है। लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यातक व आयातक अलग अलग देश में रहते हैं, तो उसमें पेमेंट करने में उनको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातक को भुगतान की विधि के चयन में बहुत सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से जिस विधि का चयन किया जाता है, जो आयातक है उसी के अनुसार भुगतान भेजता है। भाई जब तक कि आप जिस मोड में कहेंगे पेमेंट करने, आपके आपके इंपोर्टर्स उसी मोड में पेमेंट करेंगे। भुगतान की विधि का चयन करने से पूर्व निर्यातक के लिए यह उचित होगा कि वह निम्नलिखित के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर ले, जैसे आयातक की वित्तीय स्थिति, आयातक के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, उसकी व्यवसाय प्रतिष्ठान, उत्पाद में व्यवहार करने की समस्या, अवधि, भुगतान का रिकॉर्ड, भुगतान की सुरक्षा की मात्रा, निहित राजनीतिक जोखिम की मात्रा, या फिर भुगतान भेजने की गति, विनिमय दर में हो रही उचावन, या फिर भुगतान प्राप्त करने की लागत, एटसेट्रा। ये सब क्या कंडीशंस है, पेमेंट करने से पहले उनको सोचना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रचलित भुगतान की मुख्य विधियाँ निम्न हैं, जिसमें पहला है पेशगी भुगतान, जिसको हम लोग कहते हैं पेमेंट इन एडवांस। फिर दूसरा है खुले खाते के अंतर्गत भुगतान, जिसको कहते हैं पेमेंट अगेंस्ट ओपन अकाउंट सिस्टम। तीसरा है प्रेषण खाते के अंतर्गत भुगतान, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पेमेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। विनिमय बिल के द्वारा, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू पेमेंट। या फिर साख पत्र के अंतर्गत प्रलेखीय साख द्वारा भुगतान, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सब विधियां हैं पेमेंट करने की अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से। अब इनमें से जिस माध्यम में दोनों निर्यातक और आयातक एग्री होता है, उस मोड में पेमेंट किया जाता है। तो चलिए पहला पेमेंट हम देखते हैं, पेशगी भुगतान या फिर पेमेंट इन एडवांस। जैसा कि इस विधि के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें निर्यातक को आयातक के आदेश की पुष्टि होने के बाद माल के लादने के पूर्व किसी भी समय भेजने वाले माल का भुगतान प्राप्त हो जाता है। यानी जो आप पेमेंट जो कर रहे हो, आपने जो सामान भेजना है आपके आयातक को, उससे पहले ही वो टोटल बिल का पेमेंट आपको कर देता है। वो हुआ पेमेंट इन एडवांस। यानी आप प्रोडक्ट आपका पहुंचा है नहीं पहुंचा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप पेमेंट पहले ही कर दियो फॉर अ सिक्योरिटी। यह भुगतान निर्यातक को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक एडवांस के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इस विधि के अंतर्गत निर्यातक पारस्परिक सहमति के आधार पर टुकड़ों में भी भुगतान प्राप्त कर सकता है। भाई आपकी और आयातक की सहमति के अनुसार आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। भाई कई बार होता है उसके पास कैश, आपके आयातक के पास कैश है तो आपको फुल पेमेंट कर रहा है फॉर सेफर
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि आप आपका सामान पहुंचने दीजिए, आप आधा पेमेंट कर दीजिए, आधा बाद में कर दीजिएगा। इस विधि के अंतर्गत निर्यातक की 5 उंगलियों घी में रहती है। बट ऑब्वियस है, आपका सामान गया है नहीं, उससे पहले आपको पेमेंट मिल गया है। इस कारण यह है कि जब माल का पूरा भुगतान ही लदाने से पूर्व मिल गया तो सौदे में निहित जोखिम रहती ही नहीं है। देखने में यह विधि जितनी सुनहरी लगती है, उतनी ही इसका नकारात्मक पक्ष भी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय विपणन में भुगतान की ऐसी विधि है जिसका कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सहमति उपयोगी है। यह भुगतान की आम परिचालित विधियों में से नहीं है, मतलब जो ट्रेंड में है वो विधि नहीं है। बट एडवांस इन पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। कुछ पार्ट आपने दे दिया, कुछ पार्ट आपके सामान पहुंचने के बाद इसको दे सकते हैं। जैसे उसमें 3 प्रकार आपको बता देती हूँ। टुकड़ों में अगर आप पे करें तो भुगतान का कुछ प्रतिशत आदेश के समय आपने दे दिया, जब आपने उनको सामान देने मतलब ऑर्डर किया एक तरह से, तब भुगतान का कुछ प्रतिशत निर्यात के समय, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे, और कुछ हिस्सा जो शेष राशि बचेगी जब आपका सामान मिल जाएगा तब भी आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा पेमेंट मिल गया तो क्या गारंटी है कि निर्यातक आपको सही टाइम पे सही सामान भेज देगा। दूसरा है खुले खाते के अंतर्गत पेमेंट, यानी पेमेंट अगेंस्ट ओपन अकाउंट सिस्टम। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब निर्यातक और आयातक के बीच निरंतर सौदा होता रहता है और आयातकर्ता की साख और ख्याति ऊंचे स्तर की होती है या आपस में उनसे घनिष्ठ संबंध होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्यातक अपना माल विदेशी ग्राहक को उधार पर भेजता रहता है और प्रेषण संबंधी प्रलेखों की सीधा आयातकर्ता के पास भेज देता है। इन प्रलेखों में जहाजी बिल्टी, बीजक, बीमा प्रीमियम या बीमा पॉलिसी के आधार पर आयातकर्ता माल के निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने पर उसकी सतर्कता लेता है या डिलीवरी लेता है। आयातकर्ता पूर्व समझौते के अनुसार समय समय पर बकाया राशि का भुगतान करता रहता है। इसमें एक तरह से क्या होता है, आपका सामान जाएगा, वहाँ पहुँचेगा, तब वो पेमेंट कर देंगे, ऐसा है। जब भी मतलब समय समय से, और ये जो सिस्टम है या ये मेथड तभी आप लागू कर सकते हो जब आप एक दूसरे से परमानेंटली सामान लेते हैं, यानी हमेशा आपका बाइंग और सेलिंग का रिलेशन है, यानी आप उनसे ख़रीदते बेचते हैं, आप उनके एक तरह से परमानेंट ग्राहक हैं, तो इसमें आप ले सकते हैं। आपके पेमेंट कैसे हो सकता है, मासिक हो सकता है या अर्धवार्षिक हो सकता है या साल में भुगतान हो सकता है। और इसमें भुगतान का तरीका कैसा हो सकता है, बाय मेल ट्रांसफ़र, बाय चेक, बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय केबल ट्रांसफ़र, या ये सब क्या है, एक तरह से ओपन अकाउंट, यानी जो भी आएगा आपके अकाउंट में आएगा। तीसरा है प्रेषण खाते के अंतर्गत भुगतान, पेमेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की इस विधि के अंतर्गत निर्यातक आयातक को माल का प्रेषण कर देता है, परंतु माल का मालिकाना हक अपने पास ही रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल माल का भौतिक अधिकार ही आयातक को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस विधि में माल का वास्तविक विक्रय आयातक के पास माल पहुंचने के बाद ही प्रारंभ होता है, यानी जो टाइटल, जो उसका हक है वो निर्यातक है। जब वो पहुंच जाएगा तब एक बार आयातक का वो हो सकता है माल, लेकिन उससे पहले तक पूरा जो है वो निर्यातक के उसमें रहता है। इस विधि में आयातक को अनेक लाभ हैं।
प्रथम तो वह माल पहुंचने पर उसकी किस्म एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकता है। द्वितीय, उसको इसमें किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं होती। अभी जो भी होगा किसको देखना पड़ेगा? निर्यातक को, क्योंकि जो भी उसका मालिकाना हक है किसके पास है? निर्यातक के पास है। इस विधि में निर्यातक माल को आयातक का या अपने अभिकर्ता को भेज देता है। माल संबंधी प्रलेख बैंक द्वारा भेज दिया जाता है। विदेशी स्थिति प्रतिनिधि आयातक से ट्रस्ट रसीद प्राप्त कर बैंक प्रलेख दे देता है। जितना माल आयातक या प्रतिनिधि बेच देता है उसका भुगतान निर्यातक को भेज दिया जाता है। माल शेष रहने पर भी निर्यातक को वापस भेज दिया जाता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक कंसाइनमेंट बेसिस है। आपको वो दिया गया, आप उसका जितना भी पेमेंट होगा आपको डायरेक्ट आएगा, आयातक आपको नहीं देगा। जो भी लॉस होगा वो आपको डायरेक्टली होगा, आयातक को भी इसमें लॉस ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई वो आपका सामान को बेचने का बस काम कर रहा है। एक तरह से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेचेगा, जितना बेचेगा वो आपके खाते में गया, और जो बच रहा है सामान वो आपको वापस हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू पेमेंट, या विनिमय बिल के द्वारा भुगतान। तो इसका मतलब क्या होता है? विनिमय बिल के उपयोग का विचार तब उत्पन्न हुआ जब यह अनुभव किया गया कि प्रतिज्ञा पत्र का उपयोग एक सीमा से आगे नहीं किया जा सकता है। इसी विचार के कारण 3 पक्षकारों वाली इस प्रणाली का विकास हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज आप जानते ही हैं, बड़े हैं हम लोग। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? आप किसी के नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज कर दीजिए, आपके जगह वो पेमेंट कर देगा, यानी आप अपना भार किसी और पर डाल सकते हैं। ये 3 लेयर होता है। इसमें 3 होते हैं, लेखक, देनदार और लेनदार। भाई आपने जिसके लिए लिखा वो वो हो गया देनदार, और जिसको आप देने वाले हो वो है लेनदार। विनिमय बिल की मुख्य विशेषता क्या क्या है? यह लिखित में होना चाहिए। इसमें राशि के भुगतान का आदेश होता है, ना कि प्रार्थना होती है। इसमें एक तरह से आदेश होता है, आपके लिए ऑर्डर होता है कि आप पेमेंट करेंगे। विनिमय बिल में 3 लोग होते हैं, बताइए, लेखक, देनदार और लेनदार। लेखक कौन है? वह व्यक्ति जो विनिमय बिल को लिखता है लेखक कहलाता है, और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातक विनिमय बिल का लेखक होते हैं। जो निर्यातक है वो कौन है? लेखक है। फिर देनदार कौन होगा? जिसे इसका भुगतान करना है वो देनदार कहलाता है। आयातकर्ता विनिमय बिल में देनदार होता है, यानी जो आयात करता है वो एक तरह से कौन है? देनदार है। लेनदार कौन होगा? वह व्यक्ति जिसे विनिमय बिल की राशि प्राप्त होती है वह लेनदार कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे यह राशि प्राप्त हो, उसके निर्देश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी वह प्राप्त हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सामान्यतः निर्यातक लेनदार होता है, यानी इसमें 2 ही लोग हैं। एक तरह से जो निर्यातक है वो लेखक भी है और लेनदार भी है। नेक्स्ट है साख पत्र के अंतर्गत प्रलेखीय साख द्वारा भुगतान, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। साख पत्र का आशय क्या है? साख पत्र के माध्यम से बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अल्पकालीन साख प्रदान की जा सकती है, यानी क्रेडिट। इसके द्वारा आपको क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो बैंक है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको एक लंबे समय के लिए क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। यही साख पत्र व्यवस्था प्रलेखीय साख भी कहलाता है। विनिमय बिल की भांति ही है। विदेशी व्यापार में साख पत्र के माध्यम से विदेशी भुगतान किया जाता है। साख पत्र से आशय
एक ऐसे प्रमाण पत्र से है जो किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक द्वारा लिखा जाता है। इस प्रमाण पत्र में लेखक किसी अन्य व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक से प्रार्थना करता है कि वह प्रमाण पत्र में अंकित व्यक्ति को एक निश्चित सीमा के भीतर किसी अंश तक साख प्रदान करे। मतलब एक तरह से ये डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि आपको इतने से इतने टाइम के लिए हम क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं। साख पत्र में निम्न बातें सम्मिलित होती है, जैसे आयातकर्ता का नाम, निर्यातक का नाम, साख की राशि व अवधि, व्यापार की शर्त, माल का वितरण, महत्वपूर्ण प्रलेख जिसमें आता है जहाजी बिल्टी, बीजक, बीमा, पॉलिसी आदि। ये सब उस डॉक्यूमेंट में एक तरह से मेंशन है कि आप इतने से इतने टाइम तक आप क्रेडिट फैसिलिटी में रह सकते हो, लेकिन उस टाइम के बाद आपको पेमेंट करना है। ये फैसिलिटी दी जाती है इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया पेमेंट का। सो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।